बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। तो यहाँ पे तीन मेन बड़े आर्गन हैं जो कि होम्योस्टेसिस के फिनोमेना में इन्वॉल्व हैं ह्यूमन के अंदर। देयर आर थ्री मेन आर्गन विच आर इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। इसमें फर्स्ट वन है लंग, सेकंड वन है स्किन और थर्ड वन है किडनी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लंग्स को कि लंग्स किस तरह होम्योस्टेसिस के फिनोमेना में इन्वॉल्व हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको रिस्पायरेशन कहा जाता है। रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ साथ एनर्जी। ये एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर जब प्रोड्यूस हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो जितने भी सेल्स हैं इस एनर्जी को अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब यहाँ पे ये दो मटेरियल और भी प्रोड्यूस होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है और अगर ये हमारे बॉडी के अंदर एकोमोलेट होना स्टार्ट हो गया तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड मौजूद है, जैसा कि ब्लड हो गया या सेलों के अंदर फ्लूइड या सेलों से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड मौजूद है, तो ये सारा का सारा फ्लूइड क्या हो जाएगा? ये एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। और सेलों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। तो सेल के अंदर अगर ये फ्लूइड वगैरह एसिडिक इन नेचर हो गया तो इसकी वजह से सेल के अंदर जो एंजाइम हैं वो अपना एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए जो आर्गन इन्वॉल्व हैं इसके निकालने में वो क्या है? वो है लंग्स। लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब लंग्स के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनमें गैसियस एक्सचेंज होता है। एग्जैक्ट गैसियस एक्सचेंज इन सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को अल्वियोलाई कहा जाता है। और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है इसको समझने के लिए हमने क्या कर दिया? एक अल्वियोलाई को बाहर निकाल दिया। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? एक अल्वियोलाई है। अल्वियोलाई के बाहर साइड पे इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं? कैपिलरीज मौजूद होते हैं। ये क्या है? एक कैपिलरी। अब यहाँ पे सेलों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रिस्पायरेशन के दौरान, तो ब्लड क्या करता है? हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं इन सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर देता है ब्लड और इसको ले आता है कहाँ? लंग्स की तरफ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब ब्लड पहुँच जाता है इन कैपिलरीज में तो इसके पास काफ़ी अमाउंट होता है किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड का। इस ब्लड के पास काफ़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इस ब्लड के पास ऑक्सीजन कम होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ड्रा कर दी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है? ये हाई है। अब बाहर से जो हम एयर लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है। अब यहाँ पे एक फेनोमेना होता है जिसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के ज़रिए इन गैसियस मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है तो इस हायर कंसंट्रेशन रीजन से मूवमेंट हो जाती है इन मॉलिक्यूलों का टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है ना, और इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे ब्लड में क्या है? कम है। तो इस हायर कंसंट्रेशन रीजन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूलों का मूवमेंट हो जाता है टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन और ये कौन सा प्रोसेस है? ये है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में ये सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन इसलिए है
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये दोनों नॉन पोलर मालिक्यूल हैं, और नॉन पोलर मालिक्यूल जो हैं ये लिपिड में डिज़ोल्व होते हैं, लिपिड बाइलेयर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिलरीज के सेल जो हैं और इसी तरह अल्वियोलाई के जो सेल्स हैं, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन में ये डायरेक्टली डिफ्यूज़ होके इनकी मूवमेंट होती है। तो इसी तरह हमारे बॉडी से लंग क्या करता है, एक्सीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वियोलाई की तरफ क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, और अल्वियोलाई से फिर ये बाहर एक्सहेल किया जाता है। तो इसी तरह लंग ने क्या कर दिया, होम्योस्टेसिस का फिनोमेना परफॉर्म किया, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो चुका था। तो इसको लंग्स क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है बॉडी से। अब नेक्स्ट वन है स्किन। अब स्किन किस तरह होम्योस्टेसिस के फिनोमेना में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत स्किन के डायग्राम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक हैंड, और इस हैंड से हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा पोर्शन स्किन का उठा दिया और इसको यहाँ पे एनलार्ज कर दिया। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है स्किन। अब स्किन में सबसे पहले ये ऊपर वाला लेयर जो है, इस लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेयर जो है इसको कहा जाता है डर्मिस। और डर्मिस की नीचे यहाँ पे एक अनदर टिश्यू मौजूद होता है जिसको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, एडिपोज टिश्यू। अब दरमियान में यहाँ पर यह स्ट्रक्चर जो पाया जाता है इसको कहा जाता है हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। और हेयर फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर मौजूद होता है हेयर। इस हेयर फॉलिकल के साथ एक मसल अटैच होती है, हर एक हेयर फॉलिकल के साथ मसल अटैच होती है। इस मसल को कहा जाता है एरेक्टर पिली मसल। और साथ में स्किन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है स्वेट ग्लैंड। अब सबसे पहले देखते हैं कि कोल्ड कंडीशन में स्किन किस तरह होम्योस्टेसिस का फिनोमेना परफॉर्म करता है। स्किन जो है ये बेसिकली थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कोल्ड कंडीशन में ये क्या करता है। तो अब यहाँ पर डर्मस के नीचे ये एडिपोज टिश्यू का लेयर जो मौजूद है, ये लेयर क्या करता है, ये हीट लॉस को प्रिवेंट कर देता है, ये बॉडी से हीट को बाहर जाने नहीं देता, और इसी तरह बाहर से बॉडी को हीट इंटर भी नहीं होने देता, बाहर एनवायरनमेंट से भी हीट को बॉडी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता। सेकंड वन, कोल्ड कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रीनलिन। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है, ये किडनी के टॉप पे मौजूद होता है, और उससे एक हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसका नाम है एड्रीनलिन। ये एड्रीनलिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसकी वजह से ये एरेक्टर पिली मसल जो है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। एरेक्टर पिली मसल जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसकी वजह से ये हेयर फॉलिकल जो है ये एरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो हेयर फॉलिकल के एरेक्ट होने की वजह से इसके अंदर जो हेयर मौजूद होते हैं फॉलिकल्स के अंदर, ये भी क्या हो जाते हैं, इसी तरह सीधा खड़े हो जाते हैं। सारे हेयर स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और इसी तरह हर एक हेयर के बेस में एक स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाता है, कुछ इस तरह, और इस स्वेलिंग को कहा जाता है गूज बम्प। इसके बाद जब ये हेयर एरेक्ट हो जाते हैं तो इनके बीच में ईयर ट्रैप हो जाती है, यहाँ पे इन हेयर के बीच में
एयर ट्रैप हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, एक ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। हवा का एक कंबल बन जाता है इसी तरह स्किन के सरफेस के ऊपर। फिर जब ये ब्लैंकेट बन जाता है तो इस ब्लैंकेट का काम क्या होता है, तो इस पूरे फेनोमेना के बाद बॉडी के अंदर जो हीट होता है इस ब्लैंकेट की वजह से और गूज बम्प फॉर्मेशन की वजह से बॉडी से हीट बाहर नहीं जा सकता, इसको प्रिवेंट किया जाता है। तो कोल्ड कंडीशन में स्किन कुछ इस तरह फेनोमेना परफॉर्म करता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर देता है। अब नेक्स्ट वन है वार्म कंडीशन। जब कंडीशन वार्म होती है मतलब गर्मी होती है तो अब स्किन क्या करता है, तो इसके लिए स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड मौजूद है। इस स्वेट ग्लैंड्स के हेल्प से स्किन क्या करता है, स्वेट बाहर निकाल देता है, स्वेट, और ये स्वेट फिर इवापोरेट हो जाता है, स्किन सरफेस से फिर ये इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेशन की वजह से यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बिलो चला जाता है। तो वार्म कंडीशन में क्या, स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज़ करते हैं और वो स्वेट फिर इवापोरेट हो जाता है जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम इस स्वेट ग्लैंड का ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको अगर बाहर निकाल दें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे ये स्वेट ग्लैंड की दीवारें जो हैं जो सेलों से बन चुके हैं, इन सेलों से क्या निकलता है, इन सेलों से स्वेट निकलता है और बाहर एनवायरनमेंट की तरफ रिलीज़ होता है ये स्वेट। स्वेट में बेसिकली क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, स्वेट के अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है, वो मटेरियल जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है उनको नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल कहा जाता है, जैसा कि यूरिया हो गया या अमोनिया हो गया या यूरिक एसिड हो गया। तो एक तो स्वेट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, दूसरा स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट इसके अंदर होता है और थर्ड वन वाटर होती है। तो बेसिकली स्वेट इन 3 चीज़ों से बना होता है। अब थर्ड वन है किडनी। अब किडनी को देखते हैं कि किडनी किस तरह होम्योस्टेसिस फेनोमेना में इन्वॉल्व होती है। तो किडनी बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन का फेनोमेना परफॉर्म करती है। ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहा जाता है, सॉल्यूट एंड वाटर को बॉडी के अंदर बैलेंस रखना, ये क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो अब आते हैं और इसको भी एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक किडनी। किडनीज के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, निफ्रॉन, जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। निफ्रॉन, ये क्या है, एक निफ्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने सिर्फ एक निफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दिया है किडनी के अंदर, हालांकि ये मिलियन की तादाद में होते हैं। अब इस एक निफ्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया ताकि हम देख सकें कि ऑस्मो रेगुलेशन का फेनोमेना किडनी के अंदर किस तरह होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक कैपिलरी का स्ट्रक्चर बना दिया है, हालांकि यहाँ पे कैपिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है। अब यहाँ पर ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन जो है इसको कहा जाता है पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यू शेप वाला स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली।
और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगेन ये कोइल ट्यूब जो है इसको DCT कहा जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में ये क्या है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब सबसे पहले यहाँ पर जब ब्लड आ जाता है, ब्लड और आगे ग्लोमेरुलस की तरफ चला जाता है और यहाँ पे पहुँच जाता है ब्लड, तो इस ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और इसके साथ साथ सोल्यूट्स जो होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, सोल्यूट्स जैसा कि सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और इसके साथ साथ वाटर, ये चीज़ें यहाँ से फिल्टर हो जाती हैं और आगे चले जाते हैं बोमेन कैप्सूल की तरफ। यहाँ पे जो मटेरियल फिल्टर हो जाता है इसको कहा जाता है फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मौजूद होते हैं, सोल्यूट मौजूद होते हैं, वाटर मौजूद होता है। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन में, क्योंकि इसका बॉडी के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस फिल्ट्रेट में क्या मौजूद होता है, सोल्यूट भी मौजूद होता है और वाटर भी मौजूद होता है। अगर बॉडी के अंदर वाटर एक्सीज अमाउंट में है, अगर बॉडी के अंदर वाटर एक्सीज अमाउंट में है तो यहाँ पे फिल्ट्रेट में जो वाटर मौजूद होता है ये यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर चला जाता है और इसकी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होती। सोल्यूट जो है उसको रिटेन किया जाता है और पानी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है अगर पानी का मकदार बॉडी के अंदर हाई हो, ये यूरिन की शक्ल में बाहर आता है। और अगर बॉडी के अंदर सोल्यूट की मकदार हाई हो तो फिर इसी तरह सोल्यूट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और वाटर को रिटेन किया जाता है। वाटर को कैसे रिटेन किया जाता है, PCT और इसी तरह लूप ऑफ हेनली से और इसी तरह DCT से और कलेक्टिंग डक्ट से, इन रीजन से वाटर को या सोल्यूट को, इन दो चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जाता है अगर बॉडी के अंदर इसकी ज़रूरत हो। तो इसी तरह वाटर और सोल्यूट इन दोनों को बॉडी के अंदर बैलेंस रखा जाता है। और ये कौन बैलेंस रखता है, ये किडनी इन चीज़ों को बैलेंस रखता है। और वाटर और सोल्यूट को बैलेंस रखना ये क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब लास्ट वन आते हैं फॉर यूर इन्फॉर्मेशन की तरफ। फॉर यूर इन्फॉर्मेशन में भी उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में लिख दिया है, तो चलिए अब इनको भी बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वो लिखते हैं डॉग के बारे में। डॉग के बारे में वो लिखते हैं कि डॉग के स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड बहुत कम होते हैं, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो डॉग क्या करता है, अपना ज़ुबान मुंह से बाहर निकाल देता है। तो उसके ज़ुबान के ऊपर क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है। तो वो वाटर उससे इवापोरेट होता है और इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से उसके बॉडी का टेम्परेचर नीचे चला जाता है और होम्योस्टेसिस का फिनोमेना लाया जाता है। सेकंड वन वो लिखते हैं कि फीवर किसे कहा जाता है या फीवर कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जब वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो WBC क्या करते हैं, WBC इनको किल कर देते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस इनको किल किया जाता है WBC। वाइट ब्लड सेल जो हैं ये क्या करते हैं, इन वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो किलिंग के दौरान इनसे केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं इन बैक्टीरिया से, और उन केमिकल को कहा जाता है पायरोजीन। पायरोजीन्स हमारे बॉडी के अंदर फिर सर्कुलेट होते हैं। तो पायरोजीन जब ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और ये ऊपर ब्रेन तक चले जाते हैं तो हाइपोथैलेमस जब
तक जब ये पहुंच जाते हैं तो हाइपोथैलेमस इन पायरोजीन को डिटेक्ट कर देता है कि अब बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ चुका है। तो पायरोजीन के रिस्पॉन्स में वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस पूरे बॉडी को एक मैसेज देता है कि तुम अपने हीट को क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो। तो इसी तरह पायरोजीन की वजह से पायरोजीन हाइपोथैलेमस तक चला जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हीट प्रोडक्शन का डिमांड देता है, बॉडी को हीट प्रोडक्शन का डिमांड देता है। किस चीज़ को, बॉडी को। और जब बॉडी का हीट बढ़ जाता है तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, 37 से ऊपर चला जाता है, 37 डिग्री से ऊपर चला जाता है। और इस कंडीशन को फिर क्या कहा जाता है, फीवर कहा जाता है, फीवर। और ये फीवर जो है ये हमारे लिए मुफीद भी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया और वायरसेस इनकी क्या होती है, किलिंग होती है हाई टेम्परेचर में। तो एक बेनिफिट भी इसका ये है। थर्ड वन वो लिखते हैं लीवर के बारे में कि लीवर भी क्या है, ये भी एक होम्योस्टेटिक आर्गन है, क्योंकि ओल्ड आरबीसी जो होते हैं, ओल्ड आरबीसी, इनका ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, इनका ब्रेकडाउन भी लीवर में होता है। और इनका ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है, इनका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट फिर भेज दिया जाता है टूवर्ड द किडनी की तरफ, और किडनी से फिर ये यूरिन की शक्ल में बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। सेकंड वन, लीवर जो है ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और फिर यूरिया को किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अमोनिया जो है ये मोर टॉक्सिक है और यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक है। अगर डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी से निकालना पड़ता तो इसके लिए डाइल्यूशन के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, और इस यूरिया के डाइल्यूशन के लिए पानी बहुत कम रिक्वायर होती है। तो लीवर क्या करता है, ताकि हमारा बॉडी डिहाइड्रेशन में ना चला जाए, तो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, जिसके डाइल्यूशन के लिए लेस वाटर रिक्वायर होता है, और फिर इस यूरिया को भेज दिया जाता है किडनी की तरफ, और किडनी के थ्रू इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।